नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज का हमारा जो विषय है वो है हैदराबाद और कर्नाटक। हैदराबाद और कर्नाटक, तो इसको समझते हैं। देखिए 1724 में हमने पढ़ा था, 1724 में निज़ाम उल मुल्क आसफ जा जो कि मोहम्मद शाह रंगीला, जो बादशाह था, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला का वजीर था। और 22 में जब इसने देखा वहाँ इतने षड्यंत्र है कि साम्राज्य को संभाल ही नहीं पा रहा है, यानी कि उसको मजबूत करने का, मुगल साम्राज्य को मजबूत करने का इसने बहुत प्रयास किया। लेकिन जब इसने देखा कि बहुत षड्यंत्र हो रहा है तो परेशान होकर ये 22 में आ गया दक्षिण में हैदराबाद में, और 24 में इसने निज़ाम उल मुल्क या चिन कुलीज खां ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की, हैदराबाद रियासत की स्थापना कि इसी ने सैयद बंधुओं को हटाया था। सैयद बंधुओं को इसी ने हटाया था। सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह जो रंगीला है उसको क्या बनाया था, शासक बनाया था, मुगल बादशाह। इसको निज़ाम उल मुल्क को दक्कन के वायसराय की उपाधि भी दी गई थी, दक्कन के वायसराय की उपाधि दी गई थी। हालांकि इसने निज़ाम उल मुल्क ने अलग रियासत की स्थापना कर दी थी, लेकिन इसने कभी भी खुलेआम घोषणा नहीं की थी कि मैं मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं करता हूँ। हालांकि इसने जो भी डिसीजंस थे, जिनसे भी दोस्ती थी, युद्ध थी, लड़ाई थी, जागीरें थी या ओहदे थे, वो बिना मुगलों से पूछे बांटे। इसका मतलब सीधा सीधा है, ये इनडायरेक्टली क्या हो गया, स्वतंत्र शासक हो गया। इसके बाद बंगाल में भी यही स्थिति हुई। बंगाल भी क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। अवध भी स्वतंत्र हो गया। कारण क्या था, जो मुगल बादशाह थे वो क्या थे, कमजोर थे। ओके, आगे बढ़ता है। इसने क्या, इसने ये एक काम ये किया, इसने हिंदुओं के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई, क्योंकि उस समय हिंदू बहुल देश था, आज भी हिंदू बहुल है। और उस समय जो सामंत थे, हिंदू बहुत सारे सामंत थे, तो बिना हिंदुओं के सहयोग के, बिना हिंदू सामंतों के सहयोग के प्रशासन को मजबूत बनाना बहुत ही मुश्किल था। तो इसने हिंदुओं के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई। इसका उदाहरण मिलता है इसका एक दीवान था, उसका नाम था पूरण चंद। इंपॉर्टेंट, इसका एक दीवान था, उसका नाम क्या था, पूरण चंद। मुगलों की तरह इसने भी जागीरदारें बांटी, यानी कि जागीरदार का मतलब क्या है, सामंतों को बांट दी। यानी कि हरिद्वार की जागीर है, जैसे दे दी किसी सामंत को, और देहरादून की जागीर भी दे दी सपोज। और इससे क्या हुआ कि मतलब जो जागीरदार है वो वहाँ का क्या चलाएगा, मैनेजमेंट चलाएगा, वहाँ का पूरा प्रशासन कौन देखेगा, टैक्स भी वसूल करेगा, और फिर समय समय पर इनको भेजेगा भी, इनका सहयोग भी करेगा, और इनके अधीन रहेगा जो मेन प्रशासक है। शक्तिशाली मराठों से इन्होंने पंगे बिल्कुल नहीं लिए, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली थे। हालांकि इनसे कई बार युद्ध भी हुए निजाम के, लेकिन उनसे ज़्यादा ये दूरी रहा। हाँ, हैदराबाद में, यानी कि जो जहाँ भी इन्होंने शासन किया निज़ाम उल मुल्क ने, वहाँ इन्होंने भ्रष्टाचार समाप्त करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की। हालांकि उसके समय क्या है, हैदराबाद एक मजबूत जो है रियासत बन चुका था, लेकिन 48 में इनकी हो गई मृत्यु, निज़ाम उल मुल्क की हो गई मृत्यु। 48 में निज़ाम उल मुल्क की मृत्यु हो गई, और हैदराबाद भी उन्हीं विघटनकारी शक्तियों का शिकार हो गया, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ था। क्या षड्यंत्र और लोगों ने का विद्रोह। भाई मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ था, षड्यंत्र हो रहे हैं। मुगल शासक जो बादशाह है वो खुद षड्यंत्र में भाग ले रहा है, घूस ले रहा है अपने दरबारियों से, ठीक है। तो यही स्थिति इसकी मृत्यु के बाद हैदराबाद में हुई। हाँ, इसके बाद एक नया राज्य बना कर्नाटक, ठीक है। अब देखिए जो कर्नाटक है वो आज वाला कर्नाटक नहीं है, मैंने पहले बताया था। आज का कर्नाटक है यहाँ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, और यह है आंध्र प्रदेश, ठीक। अभी यहाँ हैदराबाद जो साम्राज्य था वो यहाँ पर था, हैदराबाद राज्य यहाँ था और कर्नाटक उसके अधीन था। हैदराबाद साम्राज्य यहाँ था और यहाँ निज़ाम उल मुल्क था, और ये कर्नाटक उसके अधीन था। जिस तरह पूरे देश में सेंटर में क्या था, मुगल साम्राज्य था, और हैदराबाद उसके अधीन था। तो हैदराबाद ने क्या किया, विरोध किया और उसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक उसी प्रकार
जब हैदराबाद जब वीक हुआ, यानी कि निजामुल मुल्क की जब 1748 में मृत्यु हुई, तो वही स्थिति यहाँ हो गई। कर्नाटक का जो नवाब था, कौन? सआदतुल्ला खां। कौन? सआदतुल्ला खां। तो उसने भी यहाँ विद्रोह कर दिया और एक अलग राज्य की स्थापना कर दी। तो दो राज्य हो गए अब यहाँ, एक हैदराबाद, एक हो गया कर्नाटक। किसके बाद? निजामुल मुल्क के बाद। ठीक। अब अगर आपसे पूछे कर्नाटक का संस्थापक कौन हुआ, तो कर्नाटक का संस्थापक जो हुआ सआदतुल्ला खां हुआ। इसने अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी बनाया, उसका नाम था दोस्त अली। क्या नाम था? दोस्त अली। यस, इसने अपने भतीजे दोस्त अली को क्या बनाया? उत्तराधिकारी बनाया। इसका मतलब ये है किसके? बिना निजाम की परमिशन के, यानी कि हैदराबाद के शासक के बिना परमिशन के। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये अपनी इच्छा से बिना परमिशन के बना रहा है तो इसका मतलब है ये उनकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है। तो कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की? सआदतुल्ला खां ने। अब इसके बाद क्या हुआ? जब दोस्त अली बना, सआदतुल्ला भी चला गया, तो यहाँ क्या हुआ? इनमें आपस में संघर्ष हुए। आपस में यहाँ सत्ता को लेकर क्या हुए? संघर्ष हुए। और जैसे हमने पढ़ा था कर्नाटक युद्ध, क्या पढ़े थे हमने? कर्नाटक युद्ध हम पहले पढ़ चुके। कर्नाटक प्रथम, कर्नाटक द्वितीय, कर्नाटक तृतीय। कर्नाटक के 3 युद्ध हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो उसके बाद ये संघर्ष हुए और इनमें क्या हुआ? यूरोपियों को भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का मौका मिल गया। यूरोपियों ने जो भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप जो किया वो दक्षिण से शुरू किया, और हमने वो किसमें पढ़ा है? कर्नाटक युद्ध में। देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे थे, इससे पहले हम पढ़ रहे थे उत्तरकालीन मुगल सम्राट यानी कि औरंगजेब के बाद कैसे कैसे मुगल सम्राट आए और किस तरह मुगल साम्राज्य का पतन धीरे धीरे आया। और मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है और राज्य धीरे धीरे स्वतंत्र हो रहा है, विरोध कर रहा है। ठीक है। जैसे हैदराबाद वाले ने किया सबसे पहले, फिर बंगाल हुआ, फिर अवध हो गया, और इसी तरह उत्तर भारत में या पूरे दक्षिण में अलग अलग जगह क्या हुआ? इधर मराठे क्या हो गए? सारे अपने आप कुछ स्वतंत्र हो गए, कुछ अर्धस्वतंत्र हो गए। कुछ स्वतंत्र हो गए लेकिन उन्होंने घोषणा नहीं की, किसने? खुलेआम घोषणा कर दी। ठीक है जी। तो देखिए ये हालांकि कुछ लोगों को लगेगा काम की चीज नहीं है, लेकिन अगर आपको वास्तव में आधुनिक भारत समझना है, तो आपको ये चीजें भी समझनी होगी। केवल अगर आप फैक्ट याद कर लेंगे तो केवल फैक्ट भी आपको आपके दिमाग में तभी टिकेंगे जब आपके सामने पूरी पिक्चर होगी। हैदराबाद क्या था, क्यों बना, कैसे बना? कर्नाटक क्या था, क्यों बना, कैसे बना? तब आपको समझ में आएगा कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, या किसी भी बड़े साम्राज्य का जो विघटन है या पतन है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ये मेंस की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक समझ, इससे क्या होगा? आपकी एक समझ विकसित हो रही है। आप केवल रट्टू नहीं बन रहे, आप रटेंगे भूल जाएंगे, रटेंगे भूल जाएंगे। 10 साल तक आप ऐसे करते रहिए, तब भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपके दिमाग में बात तभी टिकेगी जब आप पूरे जो सिनेरियो को अच्छे से समझेंगे। तो एक रिवीजन करते हैं। हैदराबाद राज्य की स्थापना कब हुई? यस, 24वें। किसने की? रिप्लाई कीजिए। यस यस यस, निजाम उल मुल्क ने की। वेरी गुड, निजाम उल मुल्क ने की। और सैयद बंधुओं की हत्या किसने की थी? यस, निजाम उल मुल्क ने। ओके। और निजाम उल मुल्क के जो दीवान था उसका क्या नाम था? यस, पूर्ण चंद। क्या नाम था? पूर्ण चंद। यस, पूर्ण चंद्र। ओके। इनकी मृत्यु कब हुई निजाम उल मुल्क की? यस, कब हुई? 1748 में। 1748 में। वेरी गुड। अब इसके बाद हैदराबाद साम्राज्य से निकलकर ही कौन सा एक नया राज्य बना? यस, कर्नाटक। फिर हमने कर्नाटक युद्ध पढ़े थे। कर्नाटक युद्ध में क्या है? हैदराबाद में देखा था हमने किस तरह यूरोपीय, फ्रांसीसी और अंग्रेजों की लड़ाई हो रही है। ठीक है, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। ओके। और फिर इसी तरह कर्नाटक में भी स्थिति हुई। इससे क्या हुआ? यूरोपियों को एक भारत में हस्तक्षेप का मौका मिल गया और धीरे धीरे उन्होंने एक का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बनाई, 2 में से एक का साथ दिया, उसको विजित किया और उससे बड़े प्रदेश धीरे धीरे हमने ले लिए। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसको समझने से पहली वाले बहुत सारी बातें भी कुछ क्लियर हो गई होंगी। हाँ, मेरा आपसे ये कहना है, देखिए हम जो है
ह्यूमन बीइंग है हम लोग डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, मनोभाव हमारे परिवर्तित होते रहते हैं, डीमोटिवेट भी होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। लेकिन सफलता का एक सबसे बड़ा सूत्र, अगर आपको सफल होना है, या सफल का मतलब आप जीवन में कुछ करना है, सफल होने का मतलब ये नहीं कि आपने कोई बहुत बड़ी नौकरी ले ली या बहुत बड़ी अधिकारी बन गए। सफल का मतलब है आपने कुछ बड़ा काम करना है, किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ा है मोटिवेशन। और अगर आपको हमेशा मोटिवेट रहना है तो आपको सुबह उठते ही आपके आंखों के सामने वो चीज़ होनी चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है, जो आपको सबसे ज़्यादा ऊर्जा देती है। तो ये नियम बना लीजिए, सबसे पहले उठते ही आपको वही चीज़ देखनी है जिससे आपको सबसे ज़्यादा ऊर्जा, पॉजिटिविटी मिलती है। इससे क्या होगा, पूरे दिन आप में एक ऊर्जा का संचार रहेगा और नेगेटिविटी से आप दूर रहेंगे। ओके, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे बंगाल और अवध पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।